Hello everyone. Today new topic is equilibrium involve dissolution of solid or gas in liquid. आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा जब सॉलिड और गैस लिक्विड में डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व कहने का मतलब डिसोल्यूशन कहने का मतलब है सॉलिड और गैस के पार्टिकल जब लिक्विड में डिजोल्व होते हैं तो उस टाइम इक्विलिब्रियम किस टाइप से सेट होता है, इक्विलिब्रियम होता क्या उस टाइम, उसका हम डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है सॉलिड एंड लिक्विड की बात हम पहले करते हैं। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट वी कैन डिजोल्व ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये कह रहा है रूम टेम्परेचर जो हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है उसमें अगर हमने वाटर ले रखा है, वाटर में हम लिमिटेड अमाउंट में सॉल्ट या शुगर को डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ वी मेक अ थिक शुगर सिरप सॉल्यूशन बाय डिजोल्विंग शुगर एट अ हायर टेम्परेचर, शुगर क्रिस्टल सेपरेटेड आउट। इफ वी कूल द सिरप एट रूम टेम्परेचर वी कॉल इट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन इट अ गिवन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर कोई केस आने वाला है। देखिए होगा क्या, जैसे आप रूम टेम्परेचर में वाटर में आप शुगर मिलाते चले जा रहे हैं, शुगर या सॉल्ट जो भी आप मिलाते जा रहे हैं वो क्या होगा, डिजोल्व होगा। लेकिन आप जब तक उसको मिलाते रहेंगे अमाउंट सॉल्यूट का बढ़ाते रहेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जो आपके जो पार्टिकल होंगे उनका घुलना बंद हो जाएगा, यानी कि सॉलिड के पार्टिकलों का सॉल्वेंट के साथ मिक्सिंग बंद हो जाएगी। डेट मीन्स आप कहेंगे कि वो सॉल्यूशन बनाना बंद कर देंगे, तो उनकी आप उसके बाद वो घुलना बंद कर देंगे, उनकी डिजोल्विंग पावर 0 हो जाएगी। तो उससे बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक टाइम के बाद ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसके बाद सॉल्यूट के पार्टिकल घुलना बंद कर देंगे, तो इसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने क्या समझा, ये कह रहा वी कॉल सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, अब ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल डिजोल्व नहीं होंगे रूम टेम्परेचर पर। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो वो डिपेंड किस पर करेगा, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो कितने उसमें डिजोल्व हो रहे हैं वो डिपेंड किस पर करेगा, टेम्परेचर पर, क्योंकि रूम टेम्परेचर फिक्स होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल जल्दी घुलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो रूम टेम्परेचर है तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कह रहा है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड स्टेट एंड द सॉल्यूशन। आप देखिए ये क्या कह रहा है, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनना स्टार्ट हो जाएगा। किनके बीच में बनेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल डेट मीन्स जिन्हें हमने सॉल्यूट कहा है उसका, और जो सॉल्यूशन है डेट मीन्स हमारा जो वाटर से मिलकर आ रहा है वो सॉल्यूशन के बीच में क्या बनेगा, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा। तो हम ये बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन, आपको दिख रहा होगा शुगर सॉल्यूशन जो आप वाटर और दोनों मिक्सिंग है, और जो रिवर्सिबल है किसमें, शुगर डेट मीन्स सॉलिड में, तो इनके बीच में क्या बनने लगेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनने लग जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, यानी कि शुगर का घुलना, रेट मतलब शुगर कितना वाटर में घुल रही है तो डेट मीन्स उसे रेट बोला जाएगा। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। जितने शुगर के पार्टिकल डिजोल्व हुए उतने पार्टिकल क्या हो रहे होंगे, आपके उतने ही पार्टिकल का क्या हो रहा होगा, शुगर के पार्टिकलों का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा, तभी तो घुलना बंद करेंगे। तो दैट मींस रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। तो कह रहा है इक्वलिटी ऑफ द टू रेट्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हैज बीन कंफर्म्ड विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर। आप इसे कंफर्म कर सकते हैं रेडियो एक्टिव शुगर की हेल्प से कि जो ये दोनों रेट है, ये जो दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम है एक दूसरे के बराबर है। इसे कंफर्म करने के लिए हम रेडियो एक्टिव शुगर की हेल्प ले सकते हैं। इफ यू ड्रॉप सम रेडियो एक्टिव शुगर इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव शुगर, अगर आप कोई रेडियो एक्टिव शुगर को मिलाते हैं नॉन रेडियो एक्टिव शुगर में, देन आफ्टर सम टाइम रेडियो एक्टिविटी इज ऑब्जर्व बोथ इन द solution and in the solid sugar. Initially that there is no radioactive sugar molecules in the solution, but due to the dynamic nature of equilibrium there is the exchange between the radioactive and non radioactive sugar molecules between the two phases. देखिए जब आपने रेडियो एक्टिव शुगर नॉन रेडियो एक्टिव शुगर में मिलाया तो आप देखेंगे कि उनके बीच में एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो दो फेजेस के, और जो रेशियो होता है रेशियो ऑफ द रेडियो एक्टिव और टू नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन इंक्रीज टिल द अटेंशन कांस्टेंट वैल्यू। और ये रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में जो सॉल्यूशन में घुलना तब तक स्टार्ट रहेंगे जब तक वो एक कांस्टेंट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। दैट मीन्स जब तक वो एक इक्विलिब्रियम के स्टेज तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक जो रेडियो एक्टिव शुगर आपने नॉन रेडियो एक्टिव शुगर के ऊपर डाल रखी है तब तक वो घुलते रहेगी, ठीक है ना। समझने वाली बात यहाँ पर को डिसोल्यूशन की है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल आपके डिसोल्यूशन में होंगे उतने मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे, क्रिस्टलाइज होंगे, किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो ये था आपका सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है ना। अब जो अगला आता है वो आता है गैस इन लिक्विड।
ये केस भी कुछ ऐसे ही होने वाले। व्हेन अ सोडा वाटर बोतल इज ओपन, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन इट फ्रीज आउट रैपिडली। आप जानते हैं कि जब आप सोडा वाटर बोतल को ओपन करते हैं तो आवाज ऐसी आती है, फ्यूज टाइप की आवाज रैपिडली आती है, मतलब वो गैस उसमें, वो वाटर में क्या डिजॉल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहती है, ठीक है ना। और दिस फिनोमेना अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, डिफरेंट प्रेशर पर क्या किया जाता है, सॉल्युबल किया जाता है, ठीक है, यानी कि वाटर में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक। तो वो इस वजह से आती है क्योंकि उनके में क्या होती है, डिफरेंस मिलती है सॉल्युबिलिटी की। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट प्रेशर में डिफरेंट होती है। There is a equilibrium between the molecules in the gaseous state and the molecule dissolve in the liquid under pressure। तो आप बोल सकते हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम सेट होगा, किसके बीच में, जो गैसियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल थे और जो मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो गए लिक्विड में, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, CO2 गैस इन इक्विलिब्रियम टू CO2 इन सॉल्यूशन। जो CO2 गैस आपकी है और जो CO2 गैस आपकी सॉल्यूशन है, यानी कि दैट मीन्स वाटर के साथ मिक्स हो गए, उनके बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न बाय हेनरी लॉ। और गैसेज इन लिक्विड के बारे में बहुत बड़ा लॉ हेनरी ने दिया था, ठीक है ना। ये हेनरी लॉ हम क्लास 12th में भी इसका डिस्कस करेंगे। हेनरी लॉ ने क्या कहा, विच स्टेट द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। देखिए कह रहा है विच स्टेट दैट द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन मास, जितना मतलब बोल सकते हैं आप, गैस का जितना मास डिजॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के मास में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा आपके प्रेशर ऑफ द गैस अबव द, कितना आपने सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर लगा रखा है उस पर डिपेंड करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि जितना गैस का मास जो सॉल्वेंट के मास में डिजॉल्व हुआ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। आपके जो सॉल्वेंट के ऊपर जो गैस होगी उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस अमाउंट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये अमाउंट डिक्रीज होगा जितना जितना आप टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। द सोडा वाटर बोतल इज सील्ड अंडर प्रेशर ऑफ गैस व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज हाई। आप जानते हैं कि सोडा वाटर में जब क्या किया जाता है, उसे सील किया जाता है तो उसमें गैस सॉल्युबल रहती है और उसे हाई प्रेशर में रखा जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई रहती है। एज सून द बोतल इज ओपन, जैसे आप बोतल ओपन करते हैं, सम ऑफ द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सकेप, कुछ ना कुछ गैस क्या हो जाती है, एक्सकेप हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। और टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अ लोअर प्रेशर। और इक्विलिब्रियम कंडीशन किसके लिए फिर आपने रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, लो प्रेशर में आपने करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रेशर उसमें लगा हुआ था वो तो बोतल के ओपन करने के साथ ही गैस निकल गई। अब जो बात आएगी वो लो प्रेशर की बात आएगी, नेमली इट्स पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। तो वहां पर को आप प्रेशर की बात नहीं करते हुए हम किसकी बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। दिस इज हाउ द सोडा वाटर इन बोतल व्हेन लेफ्ट ओपन इन एयर और टू समटाइम्स। अब देखो कुछ, अगर आप सोडा वाटर का जो सोडा वाटर की वो जो बोतल है, अगर आप उसका ढक्कन कुछ देर के लिए खोल दें तो कुछ देर के बाद क्या होगी, सारी की सारी गैस क्या होगी, आपकी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो वहां पर को फिर एक नया ही इक्विलिब्रियम सेट होगा। तो यहाँ पर वो कुछ जनरलाइजेशन आते हैं इसके लिए, जैसे क्या, फॉर सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, देयर इज ओनली वन टेम्परेचर, आपको मेल्टिंग पॉइंट देना होगा एट 1 एटमॉस्फेयर बार एट विच टू फेजेस को एग्जिस्ट। इसमें क्या होगा, दो फेज आपके को एग्जिस्ट रहते हैं सॉलिड लिक्विड वाले में। इसमें क्या होता है, ओनली वन टेम्परेचर, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट विच टू फेजेस को एग्जिस्ट। इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, द मास ऑफ द टू फेजेस रिमेन कॉन्स्टेंट। तो दोनों का जो मास रहेगा उसमें कोई भी हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों ही फेजों का जो मास रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर लिक्विड टू वेपर की बात हम कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, पहला हमने किसे किया, सॉलिड टू लिक्विड किया। अब लिक्विड टू वेपर की बात कर रहे हैं, डेट मीन्स हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर क्या होगा, गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अगर लिक्विड सॉलिड क्या हो रहे हैं, लिक्विड में डिजॉल्व हो रहे हैं, द सॉल्युबिलिटी इन इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी रहेगी दिए गए टेम्परेचर पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसा कि आपने देखा रूम टेम्परेचर पर कांस्टेंट थी वो, अगर आपने क्योंकि सैचुरेटेड में चली जा रही थी, क्योंकि वहां पर हमने कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, एक फिक्स टेम्परेचर में रख दिया, तो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की ओर जाएगी। अब डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, अब जब गैस लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अभी हमने देखा हेनरी लॉ, जिसकी बात मैंने नहीं बोला, जो कंसंट्रेशन होता है, कह रहा था कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जो गैस का जो लिक्विड में जो कंसंट्रेशन होता है, जो बढ़ता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के। और प्रेशर किसके, प्रेशर के, प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड। लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर, लिक्विड के ऊपर जो आपने गैस डाली है उस पर जो प्रेशर एडजस्ट करता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड
कितनी गैस लिक्विड में डिजोल्व हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो गैस आपने क्या कर रखी है, लिक्विड में डिजोल्व कर रखी है, उस गैस पर कितना प्रेशर लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो ये है आपके कंक्लूजन है इसके, को देख सकते हैं आप यहाँ पर कंक्लूजन दिखा रखे हैं इसने। लिक्विड टू वेपर pH2 कांस्टेंट है, गिवन टेम्परेचर आपका जो पार्शियल प्रेशर है जो P से दिखा रहे हैं, H2 का कांस्टेंट है, सॉलिड टू लिक्विड में देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड कर रखा है, और सॉलिड टू सॉल्यूट या शुगर टू शुगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये सारे कैलकुलेशन जो हमने पढ़े वही ऊपर एक छोटे से पैराग्राफ में यहाँ पर को बना रखे हैं। अब आप इन सबको पढ़िए। और जो हमारा आज का टॉपिक था कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड, इनको बनाइए। इसमें इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ, या क्लास 12 में भी आपके काम आएगा। इसको आराम से बनाइए। जब आप आराम से करेंगे तभी ये चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है ना। ऐसे 1 by 1 इसके एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।